नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नगद में भुगतान देने की बात कही थी। वहीं डीबीटी की शुरुआत के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार ने मई में हुए चुनाव से पहले घोषित 5 गारंटी में से एक और गारंटी को पूरा किया। राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान की गई गारंटी को पूरा करने के लिए आ रही मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए ये फैसला किया है। सरकार ने कहा था कि चावल की खरीद में मुश्किलें आ रही हैं, इसके लिए लाभार्थियों को नगद के रूप में भुगतान किया जाएगा। अब सरकार का कहना है कि अतिरिक्त चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ये योजना बीपीएल और अंत्योदय परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होगा। राज्य सरकार के मुताबिक कर्नाटक में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार के 1,28,00,000 राशन कार्ड हैं। देखने वाली बात यह है कि सरकार ने पिछले महीने सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत करके पहली चुनावी गारंटी शक्ति पूरी कर दी थी। वहीं घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गृह ज्योति योजना इस महीने की शुरुआत से ही लागू हो चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मुख्यमंत्री ने वीर नायक अखु मुथुकोण के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और हाथ जोड़कर उनको नमन किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट कर लिखा कि वीर नायक अखु मुथुकोण तमिलनाडु के बहादुरी और आत्म बलिदान का एक अद्वितीय प्रतीक है। तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्यपालों को राजनीति में बोलने के अधिकार का बचाव किया और कहा कि वो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सुंदरराजन की टिप्पणियां तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई के हालिया बयान के जवाब में सामने आए हैं, जिन्होंने राज्यपालों को राजनीति में बोलने से परहेज करने की सलाह दी थी। अन्नामलाई ने कहा था कि राज्यपालों को राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि साउंडराजन ने अन्नामलाई से असहमति जताते हुए कहा कि राज्यपालों को राजनीतिक मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल सिर्फ रबड़ स्टैंप नहीं है, बल्कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिन्हें राजनीतिक बहस में हिस्सा लेने का अधिकार है। यूसीसी के कार्यान्वयन पर तेज बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद के प्रगति भवन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ बैठक की। खालिद सैफुल्ला रहमानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम केसीआर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनसे यूसीसी के कार्यान्वयन का विरोध करने का आग्रह किया। बैठक में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। बता दें, धार्मिक समूह के प्रमुख मुफ्ती गयाज अहमद ने बताया कि उन्होंने सीएम केसीआर से संसद में आने वाले यूसीसी बिल का विरोध करने का अनुरोध किया था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एआईएमपीएलबी प्रतिनिधिमंडल और अन्य लोगों से सीएम केसीआर से मुलाकात की और तेलंगाना के सीएम से यूसीसी का विरोध करने का अनुरोध किया, जिसे ज्यादातर बीजेपी द्वारा लाया जाएगा। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि सीएम केसीआर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा है बीआरएस यूसीसी का विरोध करेगा और यूसीसी का विरोध करने के बारे में समान विचारधारा वाले दलों से भी बात करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से भी यूसीसी का विरोध करने का आग्रह किया। इस कदम पर चर्चा के लिए एक बैठक करने के लिए समय निकालने का अनुरोध भी किया गया। हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, इम्प्रेस किया कि यूसीसी हमारे देश के प्लुरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमज़ोर करना चाहती है।
हमने बीआरएस के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं, और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। मंत्री प्रियंक खड़गे ने बेलगावी में जैन मुनि की हत्या मामले में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैन मुनि की हत्या के मामले को बीजेपी सांप्रदायिक बनाना चाहती है। बता दें, जैन भिक्षु आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की बेलगावी जिले में हत्या कर दी गई थी। वो 5 जुलाई को आश्रम से लापता हो गए थे और 8 जुलाई को चिक्कोडी तालुक के हिरेकोडी गांव में उनका शव टुकड़ों में बोरवेल में बरामद हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंक खड़गे ने कहा कि जैन समाज राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट है। उन्होंने आगे संकेत दिया कि कथित हत्या व्यक्तिगत झगड़े के कारण हो सकती है और ये कोई सामुदायिक मुद्दा नहीं है। साथ ही मामले की जांच के लिए किसी अन्य एजेंसी पर दबाव नहीं डाला गया। गृह विभाग पर्याप्त रूप से सक्षम है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो हत्या हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, और शुरुआत में इसको जो इसमें एक्यूज्ड थे उसका नाम भी बाहर नहीं ले आया। लोगों को शक आया कि तो जो हत्यारे हैं उनको संरक्षण देने का भी काम हो रहा है। मुझे लगता है तुष्टीकरण का राजनीति का एक पराकाष्ठा है, और मैं कर्नाटक सरकार जब लोगों से प्रेशर आया, जनप्रतिनिधियों से प्रेशर आया, तब एक्टिव हुआ है। ये बहुत गलत है, और सभी जो जैन साधु सन्यासी है जो पैदल चलते हैं, सारे देश विदेश में जो पैदल चलते हैं, उन लोगों को पूरा संरक्षण, और जब भी वो कई से जगह से गुजरते हैं उधर अगर कुछ व्यवस्था उनके धार्मिक स्थल वगैरह नहीं है तो सरकारी बंगलों में करने का व्यवस्था करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। इसमें जो हत्या की है तो उनको एकदम कड़ी से कड़ी एक शिक्षा मीन्स पनिशमेंट देना चाहिए। आईआईटी मद्रास जांजीबार तंजानिया में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला देश जो है वो काफी प्रख्यात माना जा रहा है, और ऐसे में ये देश का पहला आईआईटी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिसर के लिए शैक्षणिक कक्षाएं इस साल अक्टूबर में शुरू होंगी। वहीं आईआईटी मद्रास की पूर्व छात्रा प्रीति अघलायम जांजीबार में संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर की प्रभारी निदेशक होंगी। ये पहली बार है कि किसी महिला को आईआईटी परिसर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आईआईटी मद्रास को पूर्वी अफ्रीका में अपनी गहन और दीर्घकालिक शिक्षा और अनुसंधान ताकत लाने पर गर्व है। परिसर की योजना मद्रास के समान ही बनाई गई है, जिसमें हरा भरा प्राकृतिक परिवेश, अत्याधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, अनुसंधान सुविधाएं और नवाचार केंद्र है। जांजीबार के बलेलियो कार्यालयों, कक्षाओं और सभागारों के लिए आवास से सुसज्जित एक अस्थायी परिसर की पहचान की गई है, जहां से आईआईटीएम जांजीबार शुरू करने का काम शुरू कर देगा। और लगभग 200 से ज्यादा एकड़ में फैला आईआईटीएम जांजीबार का स्थायी परिसर जांजीबार द्वीप पर बनेगा, और इसका मास्टर प्लान आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों ने बनाया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी ने कहा है कि ये वास्तव में आईआईटी मद्रास के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो हम जांजीबार में एक कैंपस स्थापित कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम जांजीबार में भविष्य की उच्च शिक्षा पहल में सक्रिय भागीदारी की आशा करते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसानों ने शराब की बोतलों और नारियल के साथ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सरकार ने किसानों से सीधे तौर पर नारियल खरीदने की मांग की।
किसानों का कहना है कि डीलरों के जरिए नारियल की खरीद बिक्री पर काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार से अपील भी की है। तमिलनाडु के मदुरई में भक्तों ने तिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर के सरवणपोइकाई तालाब को साफ करने की मांग की। साथ ही इस मामले को लेकर तिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर समिति का कहना है कि दर्शन पूजन करने आए लोगों को ही तालाब में फूल माला दीप डालते हुए देखा गया है, जिससे तालाब के अंदर काफी गंदगी जमा हो गई है। केरल में कोझिकोड में आवारा कुत्तों के आतंक के कारण 10 जुलाई को एक पंचायत के 6 स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। दरअसल 9 जुलाई को आवारा कुत्ते ने 18 साल के छात्र पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़के के पैर में गंभीर रूप से चोट लगी है, उसकी हालत स्थिर है। वहीं बच्चों और अभिभावकों में दहशत को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। केरल के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। राज्य सरकार खतरनाक कुत्तों को मारने के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों पर सख्त कदम उठाने के लिए विचार विमर्श कर रही है, लेकिन सरकार के फैसले को अक्सर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना कर रही है। केरल के राजनीतिक संगठन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा समिति ने मानवता और एकता की मिसाल पेश की। दरअसल मलपुरम के एक मंदिर में एक हिंदू जोड़े की शादी में IUML ने मदद की। केरल के इस जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम युवाओं ने वेंगारा के अमानचेरी भगवती मंदिर में गीता और विष्णु की शादी की मेजबानी की। बता दें, पलक्कड़ में रोज मैनर शॉर्ट स्टे होम में रहती थी, जो संकटग्रस्त, शोषण, तस्करी और वैवाहिक कलह की शिकार महिलाओं को पुनर्वास कराता है। मुजाहिद एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले इस स्टे होम के पर्यवेक्षक ने ही ये शादी तय की और IUML के युवा संगठन ने शादी के लिए आर्थिक मदद की। वहीं विवाह समारोह भी IUML ने ही आयोजित किया था। IUML केरल में लंबे वक्त से कांग्रेस की सहयोगी रही है और समारोह में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। साथ ही साथ IUML के नेता PK कुन्हालिकुट्टी और राज्य अध्यक्ष सैयद सादिक अलीक शिहाब थंगल भी समारोह में मौजूद रहे। कर्नाटक के हुबली में जैन भिक्षु आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। जांच में असंतुष्ट विपक्षी बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। साथ ही परमेश्वर ने कहा कि कोई भी इस मामले में राजनीति ना करे। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मैं अधिकारियों को बधाई देता हूं। पुलिस विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि कार्रवाई की जाए। इस मामले में किसी भी तरह के पक्षपात का सवाल ही नहीं है। आरोपियों ने पुजारी के शव को काटकर बोरवेल में फेंक दिया था। उन्होंने कहा था कि इस घटना को लेकर जैन धर्मगुरु वरूर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मामले को CBI को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल जांच अभी चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिरुवनंतपुरम के विजिंजाम में एक कुएं के अंदर फंसे एक निर्माण श्रमिक महाराजन का शव लगभग 48 घंटे तक चले एक गहन बचाव अभियान के बाद बाहर निकाल लिया गया। दरअसल वेंगनूर के मूल निवासी महाराजन 90 फीट गहरे कुएं के अंदर छल्ले को खड़ा करने की कोशिश करते वक्त गिर गया। इसके बाद NDRF अधिकारियों, फायर ब्रिगेड इकाइयों, विशेष कार्य बल और कुएं के निर्माण में विशेषज्ञता वाले 25 मजदूरों की एक टीम ने बचाव अभियान चलाया। हालांकि अधिकारियों ने उस व्यक्ति को कई बार बचाने की कोशिश की, लेकिन भूस्खलन और बारिश की वजह से पानी के कुएं में रिसने से ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। ऑपरेशन की निगरानी के लिए डिप्टी कलेक्टर समेत आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। ये हादसा विजिंजाम के मुकौला में एक घर के पास 30 साल पुराने कुएं पर हुआ। महाराजन कुएं के अंदर रिंग बना रहे थे, तभी ढीली मिट्टी उनके ऊपर गिर गई और वो फंस गए। इस बीच एक और मजदूर मणिकातन, जो कुएं के अंदर महाराजन के ठीक ऊपर खड़ा था, उससे गंभीर रूप से चोटें आई हैं। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
कर्नाटक के उडुपी जिले में NH 66 पर संथेकट्टे जंक्शन के पास फिर से भूस्खलन हुआ। भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद से भूस्खलन से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, जमीन दरकने के बाद लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। फिलहाल प्रशासन ने भूस्खलन वाली जगह को सील कर दिया है और मरम्मत का काम चल रहा है। श्रीलंकाई नौसेना ने डेल्फ्ट द्वीप जाफना के पास द्वीप राष्ट्र के जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में 17 साल के लड़के सहित रामेश्वरम के 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। मछुआरों के साथ ही 2 नाव भी जब्त की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए मैलाडी मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया गया। रामेश्वरम से लगभग 400 नावों में सवार होकर 2500 मछुआरे समुद्र में उतरे थे। जानकारी के मुताबिक जो मछली पकड़ने वाले मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने खदेड़ दिया। बता दें, IMBL पार करने के आरोप में 2 नौकाओं को पकड़ा गया। श्रीलंकाई नौसेना के अधिकारियों ने कहा, दोनों नावों को पकड़ने के लिए 4था फास्ट अटैक फ्लोटिला के फास्ट अटैक क्राफ्ट और श्रीलंकाई तटरक्षक बल के क्राफ्ट को तैनात किया गया था। मछुआरों सहित जब्त की गई नौकाओं को मैलाडी मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया गया है। SL नौसेना ने इस साल 12 भारतीय ट्रॉलर जब्त किया है और 74 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि ये तीसरी बार है जब किसी नाबालिग को SL नेवी ने गिरफ्तार किया। मत्स्य पालन विभाग की उप निदेशक प्रभावती ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बावजूद कुछ लोग मछली पकड़ने के काम में नाबालिगों को शामिल कर रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले नाव मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही मछुआरों के दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं। मछुआरा संघ के नेता एमराल्ड ने गिरफ्तार मछुआरों और नावों को रिहा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मदद मांगी। उन्होंने कहा, बीते कुछ सालों में 200 से ज्यादा नावों को जब्त किया गया है, इसीलिए रामेश्वरम में मछुआरे काम बंद करके हड़ताल करेंगे। उधर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 12 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बस में सवार 35 से 40 लोग कोडीली से काकीनाडा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक दर्शी जगह के पास ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से बस सागर नहर में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। नहर में गिरी बस शादी समारोह में जा रहे 7 लोगों के हादसे का शिकार हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। दर्शी में हुए इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दुख जताया है। हालांकि अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और देखभाल कराने का भी आदेश जारी किया है।